नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और उसके कुछ अहम मोड़ों पर रोशनी डालता है। मकसद है ये समझना कि आखिर ये इतना बड़ा महाविनाश, जिसमें सोचिए 7 करोड़ से ज्यादा जानें गईं और परमाणु बम तक इस्तेमाल हुए, ये शुरू कैसे हुआ। खासकर तब जब पहला विश्व युद्ध, जिसे सब कह रहे थे कि ये सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध है, वो खत्म ही हुआ था। तो चले इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसकी जड़ें कहाँ थी आखिर? हाँ बिल्कुल। कहते ना, दुनिया खूबसूरत है पर शायद युद्ध इसकी जरूरत है। कुछ ऐसा ही शायद अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने महसूस किया होगा। और विडंबना देखिए, जिस संधि ने पहले विश्व युद्ध को खत्म किया, उसी ने कहीं ना कहीं दूसरे की जमीन तैयार कर दी। और यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। 1919 की वर्साई संधि। इरादा तो नेक था, शांति लाने का, पर अनजाने में इसने अगले महायुद्ध की पटकथा लिख दी। कैसे? तो देखिए, जर्मनी पर जो शर्तें थोपी गईं, वो सिर्फ सजा नहीं थी, वो अपमान थी, बदले की भावना जगाने वाली थी। किस तरह की शर्तें थीं? सोचिए, करीब 1 लाख टन सोने के बराबर हर्जाना। 1 लाख टन सोना? जी हाँ, और इसे चुकाने में जर्मनी को 91 साल लग गए। बाप रे। उनकी जमीनें छीन ली गईं और युद्ध का सारा दोष सारा का सारा उन्हीं पर मढ़ दिया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शर्तें इतनी एक तरफा थीं कि फ्रांस के एक सैन्य कमांडर ने तो तभी कह दिया था, ये कोई शांति नहीं है, ये बस 20 साल का युद्ध विराम है। सही कहा। और ये भी तो था कि इस संधि को बनाने में जर्मनी जैसे हारे हुए देशों को शामिल ही नहीं किया गया। जाहिर है उन्हें तो ये एक थोपा हुआ अपमान ही लगा होगा, और इसी नाइंसाफी ने शायद आगे के गुस्से को भड़काया होगा। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। और इसी अपमान और गुस्से की जमीन पर जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद पनपा। और देखिए, उसी दौरान इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद 1922 भी सिर उठा रहा था। और जर्मनी की आर्थिक हालत भी देखिए, बहुत खस्ता थी, महामंदी चल रही थी। 1933 आते आते तो कोई 61 लाख लोग बेरोजगार थे। ऐसे माहौल में ही तो एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी का उदय हुआ। उनकी पूरी विचारधारा ही वर्साय को पलटने और जर्मन लेबन्सराम रहने की जगह के लिए विस्तार करने पर टिकी थी। और फिर 1933 में हिटलर चांसलर बन गया और उसने वादा किया वर्साय संधि को खत्म करने का। और तब ब्रिटेन और फ्रांस क्या कर रहे थे? उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, यही ना? उन्हें लगा कि हिटलर को थोड़ी बहुत रियायतें दे दे तो शायद युद्ध टल जाए। हाँ, यही सोच थी। 1938 के म्यूनिख समझौते में तो उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा सुडेटनलैंड वो जर्मनी को सौंप दिया, ये सोचकर कि चलो अब शांति बनी रहेगी। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। विंस्टन चर्चिल जैसे कुछ लोग थे जो खतरे की घंटी बजा रहे थे लगातार, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। और हिटलर, उसने म्यूनिख समझौते का मान कहाँ रखा। वादा तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। मार्च 1939 में उसने बाकी बचे चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो उम्मीद थी, वो राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस, वो पूरी तरह बेअसर साबित हुई। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कई कारण थे। एक तो अमेरिका जैसा बड़ा देश कभी उसमें शामिल ही नहीं हुआ। फिर कोई भी फैसला लेने के लिए सबकी सहमति जरूरी थी, जो मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास अपने फैसले लागू करवाने की कोई सैनिक ताकत ही नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। अच्छा, दंतविहीन शेर जैसा कह सकते हैं। नतीजा, वो न इटली को रोक सका इथोपिया पर हमला करने से, न जर्मनी को ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया हड़पने से। और आखिरकार 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पर हमला, यहीं से युद्ध शुरू हुआ। हाँ, और इसके लिए भी देखिए, ग्लाइविट्स रेडियो स्टेशन पर एक झूठा हमला करवाया गया ताकि दुनिया को लगे कि पोलैंड ने पहले उकसाया। फिर जर्मन सेना ने ब्लिट्जक्रेग बिजली की रफ्तार से हमले की रणनीति अपनाई। और यह भी कहा जाता है कि सैनिकों को कथित तौर पर परविटिन जैसी ड्रग्स दी गई। ये दिखाता है कि नाजी युद्ध मशीनरी कितनी क्रूर थी। पोलैंड पर हमले के 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और दुनिया 2 खेमों में बट गई। मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में सोवियत संघ और अमेरिका शामिल हुए, और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान। युद्ध तो शुरू हो गया, लेकिन पड़ला मित्र राष्ट्रों की तरफ कैसे झुका? कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने रुख बदल दिया? हाँ, 2 बहुत बड़े मोड़ आए। पहला,
जून 1941 में हिटलर का सोवियत संघ पर हमला करना, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। शुरुआत में तो जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी, पर फिर रूस की भयंकर सर्दी और जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ने उन्हें रोक दिया। ये हिटलर की एक भारी रणनीतिक भूल साबित हुई। अच्छा, और दूसरा मोड़ था 7 दिसंबर 1941, जब जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले ने अमेरिका को, जो अब तक कोशिश कर रहा था कि युद्ध से दूर रहे, उसे सीधे युद्ध में खींच लिया। और इसी भयानक दौर में हमें ये नहीं भूलना चाहिए, नाजियों ने अपनी नस्लवादी विचारधारा के तहत होलोकॉस्ट को अंजाम दिया। ये मानवता के इतिहास का एक बेहद काला अध्याय है, जिसमें करीब 6 लाख लोगों, ज्यादातर यहूदियों को बहुत बुरी तरह से यातना शिविरों और गैस चेंबरों में मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्कुल, एक अविश्वसनीय त्रासदी। खैर, युद्ध का अंत भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। 1943 में मित्र देशों ने इटली पर धावा बोला, मुसोलिनी सत्ता से बाहर हो गया। पूर्वी मोर्चा पर सोवियत सेना लगातार आगे बढ़ रही थी और अप्रैल 1945 तक वो बर्लिन पहुंच गई। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और फिर 8 मई को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हुआ। लेकिन प्रशांत में तो जापान अब भी लड़ रहा था ना? हाँ, लड़ रहा था। जापान ने हार नहीं मानी थी। तब अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिए। इसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ। लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक थी। करोड़ों सैनिक और आम नागरिक मारे गए, लाखों लापता हो गए। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसमें ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ने वाले अनगिनत भारतीय सैनिक भी शामिल थे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, इतनी तबाही, इतना विनाश क्यों? तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम सार निकालें तो हमारे स्रोत के मुताबिक इस महायुद्ध के पीछे मुख्य कारण क्या थे? एक तो वर्साय संधि की वो अन्यायपूर्ण शर्तें, फिर फासीवाद और नाजीवाद जैसी आक्रामक विचारधाराओं का उदय, ब्रिटेन फ्रांस की वो तुष्टीकरण की नाकाम नीति, और हाँ, राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विफलता। बिल्कुल सही। ये सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। तो सोचने वाली बात ये है, स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे पहले विश्व युद्ध को खत्म करने वाली संधि ने ही दूसरे और शायद उससे भी भयानक युद्ध की जमीन तैयार कर दी। ये आज हमें क्या सिखाता है, खासकर जब हम दुनिया में आज भी बड़े संघर्ष देख रहे हैं? क्या हम इतिहास से सीखकर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टालने और एक स्थायी शांति बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? ये सवाल शायद हमें सोचना होगा।